हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल राइजिंग ज्योग्राफर में। हमेशा की तरह आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आया हूं, जिसमें आज हमने कई सारी चीज़ों को एक साथ कंक्लूड करने की कोशिश की है। देखिए इसको, जैसे कि आज के हमारे इस वीडियो में कई चीज़ें हैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ सन है, सूर्य की संरचना, इंसोलेशन है, सूर्यातप, और सूर्यातप के बाद एल्बिडो है, और उसके बाद पृथ्वी का ऊष्मा बजट या हीट बजट है। तो इन सारी चीज़ों को एक तरह से जो भी धरती पे है सब कुछ एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो कौन से टॉपिक हमारे कनेक्टेड है, हम ये कोशिश करेंगे इसको समझने की। हम शुरू करते हैं बिग बैंग से, ठीक है। बिग बैंग 13.7 अरब वर्ष पूर्व या बिलियन वर्ष पहले एक घटना घटी जिसको कहा गया बिग बैंग, ठीक है। बिग बैंग की घटना से ही सब कुछ बना, हमारा सोलर सिस्टम बना, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी से सब कुछ बना। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम चूँकि स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में बात करेंगे। ये डेट हमको हमेशा याद रखनी होगी, लगातार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कभी भी। तो सूर्य की आयु की बारे में बात करते हैं तो ये 10 बिलियन वर्ष या 10 अरब वर्ष है, जिसमें से ये 5 अरब वर्ष लगभग इसके ख़त्म हो गए हैं, केवल 5 ही अरब वर्ष बचे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य अपनी युवावस्था में है और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे इसकी एक टाइमिंग आएगी, ये क्या होगा, इसकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अभी हम आगे बताएंगे कैसे इसकी एनर्जी रिलीज होती है। तो तीसरी चीज़ इसकी जो महत्वपूर्ण बात है, इसकी जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, संगठन को आप देखेंगे तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रतिशतता लिखी है, हाइड्रोजन 70.4% और हीलियम 27.6%। इसका मतलब ये हुआ कि 98% भाग जो है कि इसका केवल और केवल हाइड्रोजन और हीलियम है। केवल 2% भाग बचता है, उसमें अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। सभी ग्रहों को, प्लैनेट्स को ये क्या करता है, एनर्जी देता है। तो एनर्जी का स्रोत भी देखना जरूरी है। तो एनर्जी का सोर्स क्या है इसका, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन है। इसके विपरीत नाभिकीय विखंडन भी होता है। तो विखंडन और संलयन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो संलयन होता है वो जुड़ने से होता है, ठीक है, जुड़ने से होता है और क्या होता है, एनर्जी निकलती है। और विखंडन जो होता है वो टूटने से होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इससे एनर्जी निकलती है, ये इस तरह से। तो यहाँ पे जो सूर्य के एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो क्या है, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, हीलियम, हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जिससे एनर्जी मिलती है। थोड़ा सा साइज की बात कर लेते हैं। साइज क्या है, सीधे शब्दों में ये पृथ्वी का 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से, ठीक है। और जिसकी त्रिज्या रेडियस क्या है, 6,96,000 किलोमीटर, यानी कि कोर से लेके फोटोस्फीयर तक, ठीक है। ये कितना है, 6,96,000 किलोमीटर। उसके बाद थोड़ा सा रोटेशन की बात करते हैं। 25 करोड़ वर्ष में ये क्या करता है, ब्रह्मांड का एक वर्ष ये एक चक्कर पूरा करता है, जिसको कास्मास वर्ष या फिर कास्मास ईयर या फिर ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसका तापमान जो सूर्य के केंद्र में यानी कि कोर में 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि आउटर कोर या फिर ये आउटर फोटोस्फीयर पे क्या होता है, ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रह जाता है। इसका मतलब अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है और इसके बाहरी कोर पे क्या है, एनर्जी कम है। तो ये हो गई कुछ मोटी मोटी बातें। उसके बाद आपको पता है कि ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सियां हैं। तो गैलेक्सियां हैं तो उस गैलेक्सी में सूर्य भी किसी गैलेक्सी में होगा। तो सूर्य जिस गैलेक्सी में है, ठीक है, वो क्या है, मिल्की वे है, मिल्की वे। इसको मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी में है और सूर्य अपनी युवावस्था में है, यानी कि ये दूसरी भुजा में है। जो मंदाकिनी है वो 3 घूर्णनशील भुजाओं वाली है, जिसमें सूर्य दूसरी अवस्था में है, अपनी युवावस्था में। जैसा कि हमने आयु की बात की थी कि ये मध्य में है। और हम किसी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ये धीरे धीरे ब्लैक होल में समाप्त हो जाएगा, इस ब्लैक होल में समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक होल में। आगे देखते हैं, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। थोड़ा सीधे आते हैं डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर की तरफ कि सूर्य की स्ट्रक्चर क्या है। सूर्य की मुख्य रूप से 3 ही परतें हैं, ठीक है। तो एक को कोर कहा जाता है, एक को रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव यानी कि विकिरण पेटी,
तीसरे को क्या कहा जाता है, संवहन पेटी। फोटोस्फीयर क्या है कि इनका प्रभाव है, जो हम लोग को दिखता है, एक रोशनी दिखती है, वही होता है, ठीक है। तो कोर में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जैसा कि हमने बताया कि एनर्जी का सोर्स इसका हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन है, और वो आगे निकलता किसमें, एक्स फॉर्म में, गामा फॉर्म में और फोटोन फॉर्म में। ये इस पेटी में यानी कि रेडिएटिव जोन में क्या होता है, विकिरित होता है, रेडिएशन इसका होता है, और रेडिएशन होकर जब ये जो पेटी होती है, जब अगली पेटी में पहुंचता है तो क्या हो जाता है, इनका संवहन किया जाता है फोटोस्फीयर तक, ठीक है, फोटोस्फीयर को तक संवहन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब आप देखेंगे कि फोटोस्फीयर जो होता है, पहले फोटोस्फीयर के बारे में बता दें, ये एक परत है 300 किलोमीटर की मोटी परत है, जो हम लोग को दूर से आंख में दिखता है, ठीक है। उसके बाद अगली परत आती है क्रोमोस्फीयर। तो क्रोमोस्फीयर क्या है, क्रोमोस्फीयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ सन, यानी कि ये सूर्य का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर ऑफ सन, ठीक है, ये सूर्य का वायुमंडल। एक इसकी सबसे लास्ट में ये कोई दरअसल परत नहीं है, क्रोमोस्फीयर भी कोई परत नहीं है, ये क्या है कि एक आवरण, जैसे कहते हैं कि जैसे सूर्य का एक वायुमंडलीय आवरण है, उसी तरह से है। कोरोना क्या है, कोरोना एक घटना है जो क्रोमोस्फीयर, ये कोरोना जो होता है ये देखी जाती है, कभी कभी आप देखते हैं कि कोरोना की घटना को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ये कभी कभी देखी जाती है घटना, जब कई बार आपको एक सूरज होता है, जब सूरज दिखता है तो सूरज के किनारे जो है बिल्कुल थोड़ी सी रोशनी कम हो जाती है और इसके बाहर की रोशनी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कोरोना की घटना कभी कभी देखी जाती है। तो ये हो गया कोर की बात हो गई। रेडिएटिव जोन में रेडिएशन होता है, इसमें एनर्जी का जनरेशन होता है कोर में। उसके बाद कनेक्टिव में इन्हीं ऊर्जा का क्या होता है, संवहन होता है बाहर की तरफ, ठीक है, फोटोस्फीयर की तरफ। ये सब एनर्जी निकल रही हैं और संवहन होता है। तो जब फोटोस्फीयर पे आते हैं, ये देखिए, और उसके बाद क्रोमोस्फीयर और कोरोना। तो क्रोमोस्फीयर वायुमंडल बताया है, इसके आगे क्या होता है कि जब आप देखेंगे इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर सूर्य जैसे पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी की तरह ही अगर सूर्य को मान लें ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये लगभग 40 डिग्री है। अब देखिए होता क्या है कि जो फोटोस्फीयर से कई बार इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है, या फिर बम्बार्डमेंट टाइप का होता है, जैसे बम विस्फोट हो, इस तरह से तेज़ तेज़ आवाज़ें आती हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार एनर्जी बहुत तेज़ी से निकलती है, तेज़ी से, ठीक है, बहुत तेज़ी से। एक बात, ये एनर्जी, ये जो कन्वेक्टिव जोन है, इसमें एनर्जी निकलती कैसी हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें हाइड्रोजन के सेल्स बने होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के सेल्स बने होते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना होगा कि कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन के सेल्स बने होते हैं, जिनके बीच से एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी जब निकलती है, तो एनर्जी आपको पहले बताया था कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है किसका, फोटोस्फीयर का। तो जब एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है तो कभी कभी ये क्या करती है, बहुत बाहर तक निकल जाती है। तो बहुत बाहर तक जब निकलती है तो एनर्जी का क्या है, हाई टू लो चलती है, यानी कि उच्च ऊर्जा क्षेत्र से क्या होता है, निम्न ऊर्जा क्षेत्र की तरफ हाई टू लो चलती है। तो जब एनर्जी जब रिलीज हो जाती है, एनर्जी बाहर निकल जाती है, और ये एनर्जी कभी कभी इतनी तेज़ी से निकलती है कि जब अर्थ के वायुमंडल में पहुंचती है तो इसमें रगड़ पैदा करती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत तेज सीटी टाइप बजती है, ठीक है। तो इसको विस्लर बोलते हैं। विसिल आप जानते हैं, जैसा खेल में बजाया जाता है विस्लर, ठीक है। तो इस तरह से ये कि विस्लर टर्म हो गया। इसके बाद जब ये एनर्जी जो निकली, लेकिन एनर्जी निकली ना, इसके बाद ये जो सन है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, तो ये क्या करता है, जिससे एनर्जी के साथ गैसें भी निकली हैं। तो गैसें क्या होती हैं, रिटर्न होती हैं, ठीक है। एनर्जी बाहर निकल गई, गैसें रिटर्न हो गई। तो जब गैसें रिटर्न होती हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो 6 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, जब एनर्जी निकली तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4000 से 4500 डिग्री सेंटीग्रेड एनर्जी रह जाती है, ठीक है। यानी कि जो एनर्जी खत्म होती है वो कितनी खत्म हुई, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक एनर्जी निकल जाती है, ठीक है। तो ये हो गई एनर्जी की। अब देखिए जो एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी रिलीज होने में समस्या ये होती है कि जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो जो बहुत गर्म था, बहुत ज़्यादा प्रकाशित था, कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होने से क्या होगा, यहाँ पे काले धब्बे पड़ेंगे, यानी कि
पहले की अपेक्षाकृत जो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब वो कितने में कन्वर्ट हो गया है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया जो था, जो पहले भभक रहा था, बहुत गर्म था, उसका टेम्परेचर क्या हुआ, गिरा 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जब ये गिरता है तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कूल हो जाता है, कूल यानी कि अपेक्षाकृत इससे। तो इसको क्या कहते हैं, कूलर पैच कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, सनस्पॉट। चलिए, ये सनस्पॉट हो गया। सनस्पॉट की भी अपनी अलग कहानी है, सनस्पॉट की भी एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। सनस्पॉट की लाइफ साइकिल जो होती है, आप नोट करें कि 11 वर्षों में होती है पूरी, ठीक है, 11 वर्षों में। कभी कभी ये सनस्पॉट की जो लाइफ साइकिल होती है 16 वर्षों तक भी होती है, कभी कभी 9 वर्षों तक भी होती है। तो आपको एवरेज 11 वर्ष याद रखना है। अब ये घटना कैसे होती है, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक क्या होता है स्थिति इसकी, ये सूर्य, ये जो सन स्पॉट है यहाँ से लेके यहाँ तक बनते रहते हैं बार बार लगातार, यहाँ भी बनता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे करके बनता है। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि जैसे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी घूम रही है किधर, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व। तो जब पश्चिम से पूर्व घूमता है तो आप जानते हैं कि पृथ्वी थोड़ा सा क्या हो गया है, यहाँ पे बल्ज हो गया है। बल्ज यानी कि थोड़ा सा इसका जो आप इस मैप में देखेंगे तो ईस्ट और वेस्ट के साइड में क्या है, थोड़ा सा फूला हुआ है, फूला हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ घूमती है तो बाहर की तरफ क्या लगता है, जब ये घूमती है तो बाहर की तरफ इसमें लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अपसारी बल, ठीक है, अपसारी बल। चूंकि इन्हीं अपसारी बल ऐसा ही ठीक इसके साथ भी होता है, सूर्य के साथ भी। तो यानी कि सूर्य भी इस जगह पे थोड़ा सा क्या है, फूला हुआ है। और जब ये फूला हुआ है तो अपसारी बल लगेगा तो यहाँ पर सोलर फ्लेयर क्या होती हैं, ज़्यादा निकलती हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे सोलर फ्लेयर छोटी होती जाती हैं, ठीक है। और जब ज़्यादा निकलती हैं, चूँकि यहाँ ज़्यादा निकलती हैं, इसी को एक टर्म कहा गया सोलर मैक्सिमा। और जगह जगह ये क्या करती हैं, हॉट स्पॉट, जो सोलर स्पॉट जो बनाती हैं, जो सौर धब्बे या सौर कलंक बनाती हैं, तो ये जाते समय 5.5 वर्ष लेती हैं और रिटर्न होते समय भी 5.5 वर्ष लेती हैं। तो तभी तो ये टोटल 11 वर्ष होता है। तो ये इस तरह से ये धब्बों का निर्माण करती हैं। इसको हमने कहा था सोलर मैक्सिमा, यानी कि ये जो हमने बल्ज के कारण बताया था, ठीक है। और यहाँ पे एक स्थिति होती है, इसको क्या कहते हैं, सोलर मिनिमा। तो इसका इम्पैक्ट अर्थ क्या होता है कि जिस कंडीशन में सोलर मिनिमा होती है तो इसको सूर्यातप यानी कि इंसोलेशन वो क्या होता है, मिनिमम मिलता है। और जब सोलर मैक्सिमा की कंडीशन में होती है तो इसको अर्थ को एनर्जी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ये सन स्पॉट से कुछ रिलेटेड चीज़ें हो गई, जिसको हमने बताया था कि जो लपटें हैं जो जगह जगह से निकलती हैं उसको सोलर फ्लेयर करते हैं, ठीक है, सोलर फ्लेयर। एनर्जी की बात कर ली। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये अर्थ से कैसे रिलेटेड होता है, ठीक। अब देखते हैं, थोड़ा सा अर्थ के बारे में बात करेंगे कि सन जो है वो एनर्जी देता है, किसको देता है, अर्थ को देता है, ठीक है। ऐसे अर्थ को जो एनर्जी दे रहा है वो किस फॉर्म में देता है, फोटॉन के फॉर्म में देता है। तो एनर्जी रिसीव करती है और उस जो एनर्जी मिलती है उसमें बहुत सारे जो रेस, बहुत तरह की रेस होती हैं, जिसको विद्वानों ने अलग अलग तरह से उनको छांट के एक श्रेणी बनाई है कि कौन किससे बड़ा है, कौन छोटा है। तो बार बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि जो एनर्जी जो अर्थ को मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, सोलर स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। और इस सोलर स्पेक्ट्रम में कुछ महत्वपूर्ण जो किरणें हैं उसको आप देखिए, एक्स और गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें, विजिबल रेज या फिर दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड या फिर अवरक्त किरणें,
हीट रेज, ठीक है, और एक रेडियो रेज। तो इस तरह की रेज मिलती हैं। तो इसमें जो यहाँ पे हमने लिखा है, सभी जितने भी नंबर लिखे हैं सब क्या है, माइक्रोन में है। तो आप देखेंगे ये क्रम बार बार पूछ लिया जाता है, तो इसका कोई उपाय नहीं है, नंबर आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेवलेंथ होती है, वो क्या होता है 0.005 से 0.001 तक, ठीक है। अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी की 0.2 से 0.4 तक। और विजुअल रेज की ये हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको समझिए कि इसीलिए हमने एरो दिया है कि 0.4 से 7 तक होती है। इंफ्रारेड की 0.7 से 3 तक होती है। और हीट रेज की 3 माइक्रोन से 3000 माइक्रोन तक। उसके बाद ये रेडियो रेज जो होती हैं ये ऊपर होती हैं। अब थोड़ा सा तरंग दैर्ध्य को समझिए। जब कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होती है ना, तो वेव इसकी शॉर्ट होती हैं, ठीक है। और सूर्य की जो किरणें हम लोग को जो रेडिएशन देती है, जो हम लोग को अर्थ पे जो एनर्जी मिलती है, वो किस फॉर्म में, वो शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में मिलती है। यानी कि ये आप इससे समझेंगे, ये हो गया एक एनर्जी हो गई और ये हो गया, ठीक है। तो अब शॉर्ट वेव्स क्या है, ये देखिए, ये छोटी छोटी लहरें बन रही हैं, छोटी छोटी, है ना। ये शॉर्ट वेव्स हैं। लॉन्ग वेव्स, अब होता क्या है, ये देखिए, ये दूरी बढ़ी, ये लॉन्ग वेव्स कही जाती हैं। और या इसमें क्या होता है, नापने का तरीका क्या है कि दो शिखरों, ये दो ऊंचाइयों के बीच की दूरी या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी। जब कोई बॉडी जितना ज़्यादा गर्म होती है उतना ही ज़्यादा क्या होता है कि वो शॉर्ट वेव्स होती हैं। जब धीरे धीरे जब चीज़ों का उत्सर्जन होता है, एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है, तो वो क्या होता है, लॉन्ग वेव के फॉर्म में होता है। चूँकि सन क्या कर रहा है कि हम लोग को शॉर्ट वेव्स के रूप में एनर्जी दे रहा है, ठीक है। और हमने सोलर स्पेक्ट्रम की बात की। इन्हीं सबसे जो आप कलर देखते हैं, पानी का हो चाहे आकाश से हो, इन्हीं कलरों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इनकी इंटेंसिटी के ऊपर, इनके तरंग दैर्ध्य के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो सोलर स्पेक्ट्रम से जो एनर्जी मिली जब हमारे अर्थ पे आती है, ठीक है, अर्थ के वायुमंडल में, यानी कि वायुमंडल क्या रखा है हमने, 1000 किलोमीटर, यह अर्थ की अपर वायुमंडल है, यानी कि अर्थ की वायुमंडल यहीं तक पाया जाता है 1000 किलोमीटर तक। तो जब ये एनर्जी हमको जब मिल रही है, किस लिए, कि इनको क्या कहते हैं, सूर्यातप। सूर्यातप बहुत सीधी सी बात है, इंसोलेशन, ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इसको इंसोलेशन कहा जाता है कि सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त हो रही है वही क्या है, इंसोलेशन है। और इंसोलेशन के भी तीव्रता में अंतर होता है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा। अब इसको ध्यान से देखें कि जनवरी महीने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनवरी महीने में जो एनर्जी मिलती है अर्थ को, वो 2.01 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट मिलती है। जबकि जुलाई में ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको आप सीधे सीधे समझें। ये आप जानते हैं कि 21 जून को कर्क रेखा पे होती है, ठीक है, कैंसर पे। और 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ होता है, ठीक है, मकर पे। तो और 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे। तो सूर्य की स्थिति इस तरह से होती है। 21 जून के आसपास सूर्य लंबवत चमकता है, परपेंडिकुलर होकर चमकता है कर्क रेखा पे या कैंसर पे। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, बीच में। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, आप पढ़ेंगे तो विषुव बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 2 बार इस पे जो इक्वेटर, इसलिए तो ये गर्म होता है। अब कई बार लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि जनवरी, अगर यहाँ पे जनवरी में एनर्जी ज़्यादा मिल रही है तो हमारे यहाँ ठंडी क्यों होती है। भैया हम लोग की स्थिति यहाँ पे है, और जब जनवरी की स्थिति होती है तो सूर्य जो होता है, सूर्य कहीं ना कहीं यहाँ होता है, तो इस पे चमकता है, ना कि इस पे चमकता है। तो जब सूर्य की स्थिति यहाँ होती है तो क्या होता है, तो जो हमारा साउथ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर, ये क्या होता है, इसको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ओवरऑल अगर अर्थ की बात करेंगे तो क्या होता है, 7% ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये हो गया। और ये जो लगभग 1.89 जुलाई में एनर्जी मिल रही है, और जनवरी में 2.01 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट मिल रही है। तो ये लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सौर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट या फिर सौर नियतांक। थोड़ी सी इसकी स्थिति को जानते हैं, समझते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि
हमने कहा कि एक बार नज़दीक होती है, एक बार दूर होती है, क्योंकि पृथ्वी जो है कि पूरी तरह से गोल नहीं है। जब वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो थोड़ा सा टिल्ट है अपनी जगह पे, और उसकी आकार भी पूरी तरह से गोल नहीं है। तो कभी पृथ्वी से सूर्य से दूर चली जाती है और कभी सूर्य के पास हो जाती है। तो ये स्थिति आप देखेंगे, जब सन से नज़दीक होती है पृथ्वी तो 91.5 मिलियन माइल, ठीक है, तो नज़दीक होती है, और जब दूर होती है तो 94.5 मिलियन माइल होती है। ठीक, ये स्थिति आती है 3 जनवरी के दिन। 3 जनवरी के दिन आती है, तो इसकी को बोलते हैं उपसौर या पेरीहेलाइन उपसौर, ठीक है, जिसमें ये 7% अधिक एनर्जी प्राप्त करती है। और जब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो कंडीशन जो दूर वाली होती है, ये स्थिति 4 जुलाई को आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, एफलाइन या फिर अपसौर, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए। तो अपसौर और उपसौर की बात कर ली। इसके बाद आते हैं एनर्जी जो मिल रही है, थोड़ा सा हीट बजट पे बात करते हैं। तो हीट बजट की क्या स्थिति है, जब हम देखेंगे कि सन से जो एनर्जी मिल रही है, जैसा कि हमने बताया था कि जो बॉडी ज़्यादा गर्म होगी उतना ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगी। तो जब एनर्जी ज़्यादा जनरेट करेगी गर्म बॉडी, तो क्या हो गई, वो क्या होगी, शॉर्ट वेव्स होंगी। और जो धीरे धीरे ठंडी होगी कोई भी चीज़, तो वो क्या होगी, लॉन्ग वेव होंगी उनकी। तो जब सन जो हम लोग को जो एनर्जी देता है वो किस फॉर्म में देता है, जो सन हम लोग को एनर्जी दे रहा है वो क्या कर रहा है, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में दे रहा है, यानी कि लघु तरंगों के फॉर्म में देता है। तो जो एनर्जी जो देता है तो क्या हो, स्थिति क्या बनती है। अब देखेंगे कि एनर्जी देता है तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्थितियों में उसको अर्थ एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। तो ऑब्जर्व करने में कुछ चीज़ें होती है। यहाँ पे एक बात को समझना जरूरी है, जो एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। एक चीज़ होती है एल्बिडो। एल्बिडो, ठीक है। एल्बिडो क्या होता है, जितनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है, एनर्जी मिल रही है किस फॉर्म में, शॉर्ट्स वेव के फॉर्म में, ठीक। और उसके बाद इसमें देखते हैं कि आप देखेंगे कि जो भी एनर्जी मिल रही है तुरंत के तुरंत परावर्तित कर दी जा रही है, रिफ्लेक्ट कर दी जा रही है, ठीक है। तो ये 27% जो हमने एरो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की, बादलों द्वारा तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। जितनी भी एनर्जी आप कहीं टार्च मारेंगे तो सारी एनर्जी कोई बॉडी सोख नहीं लेगी, या फिर कुछ भी अगर आप आग भी अगर ऐसे करके ताप रहे हैं तो सारी एनर्जी आपके हाथों में नहीं चली जाएगी, कुछ एनर्जी इधर उधर जाएगी, कुछ आप अपने हाथों में लेंगे। तो जो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दी जाती है या फिर वापस लौटा दी जाती है उसी को क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। हालांकि ये जो हमने पृथ्वी के एल्बिडो के बारे में बात कर रहे हैं, तो 27% बादल रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जबकि और 2% क्या होता है कि जो ज़मीन पे जो हिमटोपियाँ हैं, जो बर्फ़ वगैरह है, ये सब भी क्या करते हैं, 2% रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर इसको हम 100 यूनिट माने तो ये 100 यूनिट को लेकर बात की जा रही है। तो 100 में से 27 और ये 2 29 हो गया, और 6% स्कैटरिंग के फॉर्म में, ठीक है, स्कैटरिंग के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज हो जाती है, ये हो गया। तो 27, 2, 29 और 6, 35, ठीक है। और इसी ये जो 35 जो परावर्तित ऊर्जा है, परावर्तित ऊर्जा या फिर रिफ्लेक्टेड एनर्जी, परावर्तित ऊर्जा या फिर रिफ्लेक्टेड एनर्जी, एनर्जी बाय अर्थ, तो इसी को क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं, सॉरी एल्बिडो कहते हैं, जो एनर्जी रिटर्न कर दी गई। होता क्या है कि जो अर्थ की एनर्जी होती है, अर्थ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी से कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं एनर्जी में। जैसे आप धरातल पे आप देखेंगे तो आपको बर्फ़ मिलेगा, आपको फॉरेस्ट कवर मिलेगा, आपको पानी भी मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इवन हमारे सर का भी कुछ एल्बिडो होगा, ठीक है। और अगर हमारी चप्पल कहीं बाहर गिरी हुई तो उसका भी कुछ एल्बिडो होगा, कुछ वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता होगा, कुछ ऑब्जर्व करता होगा। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे जगह हैं जो उस हिसाब से, जो हम 35 यहाँ पे 35 एक स्टैंडर्ड मानक माना जाता है, लेकिन इसको आप ये ध्यान रखेंगे कि 29 से लेके 34 तक ये क्या होता है, ये प्लस माइनस होता रहता है, ठीक है। यानी कि इसका एल्बिडो 29 से 34 कहा जाता है पृथ्वी का। तो बहुत से जो टॉप की किताबें हैं उनमें अर्थ के एल्बिडो को 30 माना जाता है। तो परीक्षा में आप देखिएगा, परीक्षा में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर 30-35 आए तो आप 30 को ही आप टिक करेंगे और 30 को ही सही करेंगे, ठीक है।
अब चूंकि यहाँ बात आ गई है तो कुछ एल्बिडो की बात अभी कर लें। 30% एनर्जी का रिफ्लेक्शन अर्थ करता है, 7% मून करता है, ठीक है। बुध या मरकरी क्या करता है, वो 6% एनर्जी का रिफ्लेक्शन करता है, और मार्स 16% और वीनस 76%। तो ये इनका एल्बिडो है कुछ मुख्य। और भी जो हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, जिन प्लैनेट्स को आप जानते हैं, जो और बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, उनका क्या है कि उनका रिफ्लेक्शन जो है वो और भी ज़्यादा है, यानी कि उनका एल्बिडो वो बहुत ज़्यादा है, 70, 75, 80 से ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे वीनस को थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। वीनस जो शुक्र ग्रह है, इसकी स्थिति क्या है, आप पढ़ते होंगे कि इसको भोर का तारा कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं। ये ऐसे ही नहीं कहते हैं। जो बॉडी जितना ज़्यादा स्पेस में, ब्रह्मांड में एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, जिसका जितना ज़्यादा एल्बिडो होता है, वो उतना ही ज़्यादा चमकता है। क्योंकि जब एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है तो दूर से वो हमको दिखता है कि हाँ वो चमक रहा है। वो इसी कारण होता है क्योंकि इसका एल्बिडो ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबके परसेंटेज नहीं लिखे हैं, ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा कि क्या किसका किसका है। देखिएगा, पुराने जो बर्फ होते हैं, पुराने बर्फ के जो जमा होते हैं, उनका क्या होता है, अलग एल्बिडो होता है। जो नए बर्फ के जमा होते हैं, उनका अलग एल्बिडो होता है। बादल का अलग होता है। बादल में भी कई तरह के बादल होते हैं, उनके सबके अलग अलग होते हैं। फॉरेस्ट कवर हो गए, जंगल हो गए, क्रॉप फील्ड हो गया, ग्रास लैंड हो गया, वाटर हो गया, इन सबका एल्बिडो अलग अलग होता है। और इसमें ज़रूरी चीज़, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि किसी की पर्टिकुलर एल्बिडो बताना बहुत कठिन है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो सरफेस है ना, चाहे इनमें से किसी का भी सरफेस हो, ठीक है, किसी का भी सरफेस हो, जब सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेंगी, सीधी, ठीक है, तो ये ज़्यादा अब्जॉर्प्शन या फिर सोखने का काम करेगा एनर्जी को। और जब भी एनर्जी तिरछी पड़ेंगी तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए जब भी सूर्य की किरणें किसी बॉडी पर ज़्यादा पड़ेंगी तो परावर्तन ज़्यादा होगा, और परावर्तन या रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एल्बिडो ज़्यादा होगा। तो ये मुख्य बातें इसकी हो गई। हम बात कर रहे थे इधर शॉर्ट वेव्स में एनर्जी मिल रही हैं, तो हम यहाँ पे एल्बिडो की बात कर चुके थे कि 27% बादलों द्वारा, 2% उच्च भूमि धरातल द्वारा, ठीक है, और 6% प्रकीर्णन हो जाता है या स्कैटरिंग हो जाती है, ठीक। आप देखेंगे कि 35 जब हो गया तो 35 के बाद बचे कितने आपके, 51 और 14, इनका हिसाब अभी नहीं मिला। होता क्या है कि 14% जो होता है ये वायुमंडल अपने अंदर क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और बच गया 51%। 34 + 17 ये 51 टोटल हो गया। 51% ये क्या, अर्थ ले लेती है। तो अब अर्थ ने एनर्जी ले ली, तो चूंकि अर्थ को तो बैलेंस्ड रहना है, तो बैलेंस्ड रहना यानी कि बैलेंस्ड का मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी मिल रही है उतनी एनर्जी उनको क्या हो, रिटर्न होनी चाहिए वापस। यानी कि अगर लगातार सोलर एनर्जी मिलती रहेगी तो पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी। तो जब बहुत गर्म हो जाएगी तो इसलिए पृथ्वी अपने आप को भी बैलेंस करती है कि एनर्जी लेती है, पूरा काम चलाती है पूरे पृथ्वी का, उसके बाद एनर्जी को रिलीज करती है, धीरे धीरे करते रहती है। अब देखिए, तो ये रिलीज भी करेगी, ये हमने आने की बात कही। अब इसके बाद हम इधर जाने की बात करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 23%, 9% और 19%, ठीक है। तो आप जानते हैं ये जो होता है, ये आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट 23% डायरेक्ट फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ये 17% तो डायरेक्ट रिलीज हो जाती है इस 23 में से, ये क्या अर्थ रिलीज कर देती है। उसके बाद ये जो 6% होता है एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये भी रिलीज हो जाता है, ठीक है। 23% एनर्जी इसने रिलीज कर दिया। और ये जो आप जानते हैं कन्वेक्शन, समोहन का मतलब हो गया कि जो हवाएं जब ऊपर उठती हैं गर्म होके, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है, समोहन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, अर्थ अपनी 9% एनर्जी को रिलीज करती है। संघनन, जो बादल बनता है, कंडेंसेशन, ठीक है, तो 19% एनर्जी जो है वो क्या होता है, बादलों के बनने में खर्च करती है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 23% तो यहाँ रिलीज हो गई, ठीक है, 23% पूरा हो गया, और उसके बाद 48% यहाँ पे रिलीज होगा। 35% पहले, चूंकि 35% जब पहले ही रिफ्लेक्ट हो गया है, 35% तो चूंकि पहले ही रिफ्लेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या है, 48% रिलीज हो रही है और यहाँ पे 23% रिलीज हो जाएगी। तो आप जब इसका योग करेंगे तो आपको 100 मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि
इसमें क्या स्थिति बन रही है कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ दिक्कत हो रही होगी कैलकुलेशन करने में, क्योंकि ये जो 14% आपने जो जोड़ा था, ठीक है, इस 48 में ये 14 नहीं है, ठीक है, सॉरी, इस 48 में ये 14 है, जबकि यहाँ पे आपका कितना था 19 और 9 28 ही हो रहे थे, तो ये 28 प्लस 14 हो रहा है, तब ये 48 हो रहा है। ये जो 14% है जो वायुमंडल ने, एटमॉस्फेयर ने धीरे धीरे सोखा था, ठीक है, जब सन की एनर्जी मिल रही थी तो वो भी क्या होती है, एक धीरे धीरे रिलीज होती रहती है, किस तरह, वो जो दीर्घ तरंगों के रूप में या लॉन्ग वेव्स के रूप में, जैसा कि हमने बताया था कि शॉर्ट वेव्स में आ रही हैं और लॉन्ग वेव्स में जा रही हैं, इस तरह से एनर्जी। अब होता क्या है कि पृथ्वी जितनी एनर्जी ले रही है उतनी तो वापस कर दे रही है, तो फिर यहाँ पे जो लोगों का जीवन कैसे चल रहा है, जितनी एनर्जी ली उतना वापस हो गया, तो जीवन कैसे चल रहा है, तो बैलेंस। इसका क्या कारण है, कारण जैसे कि आपने नदी देखते हैं, डैम देखते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक तरफ से पानी आ रहा है, बीच में डैम है, और एक तरफ से जा रहा है, ठीक है, तो अगर डैम को थोड़ी देर के लिए हम अर्थ मान लें, ठीक है, तो डैम में क्या होता है, पानी कंजर्व रहता है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है कुछ मात्रा में, ठीक है, तो क्या होता है, सूर्य की किरणें आती रहती हैं और जाते रहती हैं, और बीच में जो अर्थ है यानी कि इधर सोलर रेडिएशन आ रही हैं और इधर से जा रही हैं वापस फिर इसी में चली जाएंगी, लेकिन बीच में अर्थ क्या करता है, एनर्जी को, कुछ एनर्जी को हमेशा से रखा हुआ है, जिससे यहाँ पे पृथ्वी का सारा जीवन चल रहा है। तो ये हो गई हीट बजट की बात। हमने आज बात कर ली, लगभग सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया आज के वीडियो में, स्ट्रक्चर ऑफ सन, इंसोलेशन, एल्बिडो और हीट बजट। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसी ही वीडियो, एक थोड़ी सी आज की वीडियो बड़ी होगी, एक और भी वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि उसमें हम कई चीज़ों को हम जियोलॉजी बताने वाले हैं अगले वीडियो में। जियोलॉजी में हम वर्ल्ड को भी कवर करेंगे और इंडिया को भी कवर करेंगे एक साथ एक ही वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।